दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में एक बेटे ने खूनी सनक के लिए न केवल अपने पिता की जान ले ली बल्कि करीब 1 दर्जन लोगों को घायल कर दिया। उसने महज 2.5 मिनट में अपने पिता पर चॉपर से 36 वार किए। सन की बेटे के सिर पर इस कदर खून सवार था कि उसने एक फ्लैट में रखे सिलेंडर को आग के हवाले कर दिया और उसे ब्लास्ट कर दिया, जिसकी चपेट में आकर आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले तक जख्मी हो गए। फ्लैट की बालकनी में चलता जिंदगी और मौत का खेल। खून से लथपथ एक शख्स के हाथ में चमचमाता चॉपर। उस शख्स को घेरे पुलिस वाले। पुलिस वालों के चंगुल से छूटने की कोशिश करता शख्स। जरूरत पड़ने पर एनकाउंटर के लिए तैयार असलहा और धू-धू कर जलता एक फ्लैट। किसी के सिर पर खून सवार होना क्या होता है, ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके के अजंता अपार्टमेंट में रविवार की दोपहर जो कुछ हुआ उसे देखकर लोग सकते में आ गए। एक नौजवान ने पहले सबके सामने चॉपर से वार कर अपने बुजुर्ग पिता की जान ले ली, वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि सिर्फ 2 मिनट और 36 सेकंड में चॉपर से 36 वार कर, और फिर एक एक कर कई लोगों को जख्मी कर एक पड़ोसी के मकान में आग भी लगा दी। वो शायद और भी कोहराम मचाता, लेकिन इससे पहले ही जान पर खेलकर पुलिस वालों ने उसे काबू कर लिया और तब जाकर मौत के इस तांडव का पटाक्षेप हुआ। राहुल नाम का ये नौजवान पहले इसी अपार्टमेंट में अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहता था। वो मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था, लेकिन उसकी हरकतें शुरू से ही अजीबोगरीब थीं। वो अक्सर शराब पीकर अपने बुजुर्ग माँ बाप से झगड़ा किया करता था और इसी वजह से हार कर उसके पिता ने उसे अपने घर से बेदखल कर दिया था। उसके अजंता अपार्टमेंट में घुसने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन रविवार की दोपहर को वो अचानक यहाँ पहुंचा और अपने पिता के फ्लैट यानी फ्लैट नंबर 32 में जाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड से लड़ने लगा। शोर सुनकर उसके पिता नीचे पहुंचे और यहीं उसने सबके सामने चॉपर से वार कर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। राहुल माटा के सिर पर खून सवार था। दरअसल सबसे पहले उसने अपने पिता रविंदर माटा के ऊपर हमला किया। 2 मिनट 36 सेकंड के अंदर उसने अपने पिता पर 36 बार चाकू से वार कर दिया। इसके बाद उसके रास्ते में जो आया उस पर वो वार करता चला गया। आखिरकार पुलिस ने उसे कई घंटों की मशक्कत के बाद गिरफ्तार। उसकी हालत देखकर अब लोग डर कर पीछे हट गए। अब वो अपने पिता के फ्लैट में जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंदर से उसकी मां ने फ्लैट का दरवाजा बंद कर रखा था। इस दौरान उसने खुद को रोकने की कोशिश करने वाली एक महिला समेत कई लोगों को जख्मी कर दिया। वो हर उस शख्स को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था जो उसके माता पिता के करीब था। वो एक एक कर कई फ्लैट्स में घुसने की कोशिश करने लगा और आखिरकार दरवाजा खुला होने पर वो एक मकान में घुसने में कामयाब हो गया। अंदर जाकर उसने उस परिवार को मकान खाली कर देने की धमकी दी और ने गैस की पाइपलाइन खोलकर उस मकान में आग लगा दी। तब तक पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने किसी तरह फ्लैट का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुई। इस आग में 6 से 7 पुलिस वाले तो झुलसे ही राहुल से हथियार छीनने और उसे काबू करने की कोशिश में कुछ जख्मी भी हो गए, लेकिन आखिरकार वो काबू में आ गया। मैंने नहीं मारा सर। किसने मारा? मुझे नहीं पता सर। तो सीसीटीवी में तो साफ दिख रहा है आपने मारा है। तो उसमें दिखेगा ना सर। मैंने मारा होगा तभी दिखेगा ना। नहीं, मैंने नहीं मारा सर। पुलिस की माने तो उसकी हरकतें शुरू से ही ठीक नहीं थी। उस पर कनाडा में भी एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का इल्जाम था और यहाँ वो अदालती फैसले की कॉपियां पढ़ा करता था। नेट पर साइको किलर्स के बारे में भी सर्च करता था। शराब पीता था और लोगों से लड़ता था, लेकिन एक सिरफिरे बेटे को बेदखल करने का अंजाम एक पिता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी, ये किसी ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। दरअसल इस हत्याकांड की 2 मुख्य वजह सामने आ रही है। राहुल ने जिस लड़की से शादी की थी, दरअसल उसे परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। दूसरी वजह ये कि रविंदर माटा ने राहुल को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। ये बात राहुल को नागवार गुजर रही थी और इसी वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे डाला। बहरहाल अब वो अपनी सही जगह यानी जेल की सलाखों के पीछे है। कैमरा सतेंद्र, अनुज मिश्रा और दीपक डालमी के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक।
जिस पिता ने पाल पोस के बड़ा किया उसका ही कत्ल कर दिया। खूनी रिश्ते की जो कत्ल की सजा है, जरा सोचें वो क्या होनी चाहिए। एक और खूनी रिश्ते की कत्ल की सजा, बल्कि एक और खूनी रिश्ते का कत्ल। यहां पर बाप ने बेटियों को मारा। अपनी 2 बेटियों को गोली मारने के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर में एक किसान ने खुद के सीने में भी गोली मार ली। कोशिश तो उसने अपनी बीवी को भी मारने की थी, मगर वो बच गई। गनीमत थी कि उसका बेटा बाहर खेलने गया था, वरना वो भी शायद मर जाता। डिजिटल इंडिया के दौर में इस किसान ने कर्ज के बोझ से आजादी के लिए अपने पूरे घर को ही उजाड़ डाला। पहले उसने बेटियों से पूछा, क्या तुम दोनों मेरा कहा मानोगी? बेटियों ने जवाब दिया, हाँ पापा। फिर उसने दोबारा पूछा, मैं मरना चाहता हूं, क्या तुम दोनों भी मरोगी? बेटियों ने जवाब दिया, हाँ पापा। तो कई दिन पहले पूछ रहे थे उनसे। क्या पूछा? कि बेटा तुम मेरे साथ रहना चाहो? हाँ पापा। अगर मैं मरूंगा मरोगे? हाँ पापा मरेंगे। मुझे क्या पता था ये सच ही करेंगे ऐसा। आपसे और बस इस हाँ पापा के बाद इस मकान में जो कुछ हुआ उसे बयान करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। कर्ज के बोझ तले दबे एक किसान इस दुष्चक्र से आजाद होने के लिए कुछ ऐसा कर जाएगा, ये किसी के लिए सोचना भी मुश्किल है। मगर मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके के इस गांव और इस गांव के इस मकान में एक किसान ने ऐसा ही किया। पहले उसने एक एक कर अपने 15 और 13 साल की 2 बेटियों को नजदीक से गोली मारी और फिर बीवी की जान लेने की कोशिश करने के बाद खुद अपने सीने में भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 6 जनवरी की दोपहर हुई इस वारदात का पता तब चला जब किसान जयवीर की बीवी मीनू खून से लथपथ अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागी। उसकी चीख चिल्लाहट सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए, लेकिन मीनू ने जो कहानी सुनाई उसके बाद लोगों को फौरन उनके घर के अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। लेकिन जब थोड़ी देर बाद लोग किसी तरह अंदर गए और पुलिस मौके पर पहुंची तो अंदर का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जयवीर और मीनू की 2 मासूम बेटियां खून से लथपथ पड़ी थी और पास ही जयवीर भी मुर्दा पड़ा था। ये तस्वीरें तो रोंगटे खड़े करने वाली थी ही, लेकिन इसके बाद जयवीर की बीवी मीनू ने इस दोहरे कत्ल और फिर खुदकुशी की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर हर कोई सकते में आ गया। मीनू ने बताया कि उसके पति पर बहुत कर्ज था। खेती किसानी से लेकर बच्चों की स्कूल फीस तक भरने के लिए उसने बैंकों से लेकर महाजनों तक से लाखों रुपए उधार ले रखे थे, लेकिन वो ये रुपए नहीं चुका पा रहा था। इसी वजह से वो काफी दिनों से परेशान था। लेकिन 6 जनवरी की दोपहर को न जाने उसके दिमाग में कैसा भूत सवार हुआ कि उसने इस वारदात को अंजाम दे डाला। पहले तो उसने अपनी बेटियों के लिए समोसे और मूंगफली मंगवाई, साथ मिल बैठकर खाया और उसके बाद बेटियों से मौत के इस खेल में उसका साथ देने की बात पूछकर उन्हें गोली मार दी। इसके बाद उसने अपनी बीवी की भी जान लेने की कोशिश की, उसे भी गोली मारी और गोली बीवी की टांग में लगी, लेकिन वो किसी तरह घर से निकल भागने में कामयाब हो गई। जबकि उनका 10 साल का छोटा बेटा कृष्णा खुशकिस्मत था जो घर से बाहर खेलने गया था और उसकी जान बच गई। मैं उस समय दूसरी जगह खेल रहा था, घेर में। तो आपको क्या कुछ पता चला? जब मैं घर आया यहाँ पुलिस थी। पुलिस की माने तो जयवीर की जेब से कुछ और जिंदा कारतूस मिले हैं, जो इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ अपनी बेटियों की जान लेकर ही खुदकुशी नहीं करना चाहता था, बल्कि उसका इरादा अपने बेटे और पत्नी का भी कत्ल करने का था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जयवीर कर्ज के जाल में ऐसा फंसा था कि लगातार फंसता ही जा रहा था। फीस न भर पाने की वजह से बच्चियों की पढ़ाई छूट गई थी, जबकि पत्नी मीनू की बीमारी में भी लाखों रुपए खर्च हो गए थे।
उनकी पाली हुई मवेशियां भी उन्हें बेचनी पड़ी थी और उसने अपनी मदद के लिए प्रशासन के आला अफसरों तक से गुहार लगाई थी। लेकिन जब हर सदा नक्कार खाने में गूंजती आवाज साबित हुई तो उसने ये भयानक कदम उठा लिया। हम लोगों की जो रीढ़ है बेसिकली वो ये यहाँ जो है वो खेती सारी की सारी गन्ने पे आधारित है और गन्ना जो है उसका पेमेंट पिछले 3-4 सालों से टुकड़ों में मिल ही रहा है, सबको पता है, और उसका अच्छा मूल्य भी नहीं मिल रहा। यह एक तो खेती में पैदा कम हो रही है, दवाई ज़्यादा गिर रही है, पैसा टाइम पे नहीं मिल रहा, परेशान है किसान। भाजी मुश्किल ही हो रहा था कई साल से, तो जब से किसानों को पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा था। बच्चे यही है, किसानों को पैसा नहीं मिल रहा था, वैसे ही गुजर कर रहे थे अपनी, ले दे के आज तेरे से ले लिए, कल को दे दिए जो मिल गए। अब पुलिस जांच कर रही है और लोग अफसोस। लेकिन अगर वाकई वक्त रहते किसी ने जयवीर और उसके परिवार का दर्द सही मायने में समझा होता और उसे समझाने की कोशिश की होती तो शायद एक घर आज यूं बर्बाद नहीं होता। एक तरफ गरीबी और मुफलिसी और दूसरी तरफ सरकारी प्रशासन का सौतेला व्यवहार। यही वजह है कि न केवल परिवार लगातार मुफलिसी से जूझता रहा बल्कि साहूकारों और बैंकों के ऊंची ब्याज दरों के चलते दबता रहा। और इन्हीं सब चीजों से पार पाने के लिए जयवीर ने मौत को गले लगा दिया। सबसे बड़ा सवाल अब उनके बच्चों का है कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ राम किंकर सिंह, मुजफ्फरनगर, आज तक। लोकमान्य तिलक टर्मिनस के पार्सल ऑफिस के बाहर एक लावारिस सूटकेस पड़ा था। जब इसे खोला गया तो इसमें 12 साल के एक बच्चे की लाश देखकर हड़कंप मच गया। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें जब खंगाली गईं तो उसमें एक ऐसा शख्स नजर आया जो सूटकेस को पार्सल ऑफिस के नजदीक छोड़कर गया। पुलिस अभी तक इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि अनजान शख्स था कौन। मुंबई के रेलवे स्टेशन में सूटकेस में मिली लाश। पार्सल ऑफिस के पास पड़ा था लावारिस सूटकेस। सूटकेस में बंद थी 12 साल के लड़के की लाश। सीसीटीवी में कैद हुआ सूटकेस लाने वाला शख्स। रेलवे प्लेटफॉर्म की सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखकर कोई इसे एक मामूली मुसाफिर ही समझेगा, लेकिन असल में हकीकत कुछ और है। प्लेटफॉर्म से सिर झुकाए सूटकेस लेकर जा रहा यह शख्स दरअसल सूटकेस में एक लाश लेकर जा रहा है, और वो भी 12 साल के बच्चे की लाश। रविवार रात करीब 8 बजे एक शख्स ने पुलिस को कॉल कर यह जानकारी दी कि लोकमान्य तिलक स्टेशन के पार्सल ऑफिस के पास एक लाल रंग का सूटकेस लावारिस हालत में पड़ा है। इसके बाद जब पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जैसे ही पुलिस ने बैग खोला तो देखा कि उसमें कंबल में लपेटकर 10 से 12 साल के एक लड़के की लाश रखी थी, जिसका कत्ल शायद कुछ ही घंटे पहले किया गया था। लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन बेहद भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है, जहां से ढेर सारी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें रवाना होती हैं। अब पुलिस के लिए लाश की शिनाख्त करना और कातिल को पकड़ना बड़ी चुनौती है। 10 से 12 साल की एक लड़के की डेड बॉडी एक ट्रैवल बैग में हमको मिली है। शाम में लगभग 8:05 पर किसी स्थानीय आदमी ने इसकी खबर पुलिस स्टेशन को दी। उसके बाद मौके पर हमने विजिट किया है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये पता चलता है कि जो भी पार्सल ऑफिस है रेलवे का, उसके पास से एक शख्स ये बैग वहाँ से लेके जा रहा है। पुलिस को शक है कि यह मामला आपसी रंजिश का भी हो सकता है, जिसके बाद 10-12 साल के इस लड़के का अपहरण किया गया और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। एजाज खान, मुंबई, आज तक।